बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज का हमारे प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से मैं बात करूँ तो स्कर्दू हल्का नंबर 4 रोंदू के हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है और वहाँ पे होने वाले तरक्याती काम, वहाँ के बजट के हवाले से आज के हमारे गेस्ट बात करेंगे। आज रोंदू हल्का नंबर 4 के तीनों पार्टी के रहनुमाओं को प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। रोंदू एक तरफ से देखा जाए तो बल्तिस्तान का गेट वे है, लेकिन इस इलाके की पसमानदगी को देखकर सब हैरान है। ना बॉयज का अपग्रेड कॉलेज, ना गर्ल्स का कोई ऐसा कॉलेज बड़ा, जैसे कि सदियों से चलता हुआ एक सिलसिला है। लेकिन इलेक्शन की बात करें तो हल्का नंबर 4 के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो सफ़े अव्वल हुकूमत के साथ साथ असेंबली में भी मौजूद रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हम। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे पहले गेस्ट, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी कैप्टन रिटायर्ड सिकंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू महविश, बहुत शुक्रिया आपने हमें मदद किया। और सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट नायब सदर पीटीआई डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम सलाम, आपको भी खुशामदीद, आपका शुक्रिया जी। नाज़रीन, तीसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन गिलगित बल्तिस्तान नूर अली नूर मजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम सलाम दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मौका दिया। जी थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि राजा नासिर साहब को भी प्रोग्राम में इनवाइट किया था, बट एट दिस टाइम जो है वो अपना सेल फोन घर छोड़ के कई बार चले गए हैं। हमें यही जो है इतला मिली है और इससे साफ वाजिया है कि वो कितने अपने काम से सिंसियर हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं। एक कमिटमेंट यहाँ पर किया गया, प्रोग्राम में तशरीफ नहीं लाए तो यहाँ से मैं ये सोच रही थी कि आवाम के साथ न जाने कितने जो है वो कमिटमेंट्स किए होंगे और कितने वादों को जो है ना इन्होंने अपनाए होंगे। खैर, इससे मतलब कहीं निकाले जा सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम कैप्टन सिकंदर साहब से। कैप्टन सिकंदर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि रोंदू तो एक बहुत ही अहमियत का हामिल रखने वाला एरिया है जिसको जो है वो ज़िले का ऐलान भी किया गया, बट अभी तक इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। मुझे बताएंगे क्या रोंदू को अभी तक वो मकाम, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स, वो उसको जो तरक्याती काम वहाँ पे होने चाहिए थे वैसे काम हुए हैं? क्या आवाम सेटिस्फाइड हैं? थैंक यू महविश, आपने हमें वोट किया। यकीनन मैं ये कहूँगा कि कोई भी इलाका जहाँ भी आप जाए पूरे पाकिस्तान में, देहात में, जीबी में आप जाएं तो पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क पसमानदा है। यकीनन रोंदू भी उन्हीं मुल्क का एक हिस्सा है। यहाँ पसमानदगी रही है आपकी। यकीनन क्योंकि रोंदू इलाका जो है पूरे जीबी में सबसे बड़ा हल्का है ये, रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से नहीं है, रकबे के लिहाज से जीबी का सबसे बड़ा इलाका है, हल्का है। यकीनन यहाँ जो है जो आबादी है वो भी मुंतशिर है। 10 गिरानों पे मुश्तमिल, 20 गिरानों पे मुश्तमिल कटे हुए इलाके फार फलांग एरियाज हैं। यकीनन सहूलियात की कमी जरूर है। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं 2 दफा यहाँ से मैं मुंतखब हुआ हूँ। एक दफा मैं 2004 से लेकर 2009 तक रहा हूँ, मैं एडवाइजर रहा हूँ। उससे पहले यकीनन यहाँ कुछ भी नहीं था, न पीने का साफ पानी, न स्कूल, न अस्पताल, न बिजली, सारी चीजें जो है उससे महरूम। तो अभी किस हद तक जो है वो सक्सेसफुल हो पाए हैं, आप मुझे बता दें फिर कितना परसेंटेज वहाँ पर काम के लिहाज से हो चुका है? हाँ, ये है कि अब भी यकीनन यहाँ ये वाहिद हल्का है, इलाका है पाकिस्तान का जहाँ रोड शेडिंग नहीं है। अल्लाह के फजल से हमने पावर हाउसेस बनाए। आज रोंदू वाहिद इलाका है जहाँ रोड शेडिंग में है। रोंदू वाहिद इलाका है जहाँ आज कोई भी ऐसा नहीं है। शाह नाजिर कोई एक आध गाँव छोटे जो कस्बे वो रह गए तो रह गए, लेकिन 95% जो है इस वक्त साफ पानी हमने इनको दे दिया है। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर मैं कैप्टन सिकंदर साहब हारपुर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो पिछले 10 से 15 साल में अभी तक काम जो है मरहलावार तरीके से शुरू नहीं हुआ, तो एंड कब हो सकता है, मुझे ये बताएं फिर। नहीं देखे अभी काम मैंने कहा ना, जितने जरूरियात आप वो तो जाहिर है आगे आप जितने भी कर सके वो तो जल्द, जो बेसिक चीजें मैं कहता हूँ, देखो स्कूल है, हॉस्पिटल है,
अच्छा रोड्स ऑल रोड पूरे कोई वैली ऐसी नहीं है जहाँ रोड्स लिंक ना हुए। मैं भी साहिबा आप अगर आगे खुद देखेंगे इस हल्के को तो आप कहेंगे यार बहुत कम हो गया है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह नाज़रीन मैं अभी जून में वैसे भी जो है पूरे जीबी का विजिट करने वाली हूँ, तो आके आपके इलाके में भी देखते हैं। यहाँ पर अली नूर मजहर साहब की जानिब मैं बढ़ती हूँ। अली नूर साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि रोंदू जो कि बल्तिस्तान का गेटवे जिसको कहा जा सकता है, वहाँ पर किस हिसाब से आवाम सेटिस्फाइड हैं, किस हिसाब से काम हुआ है? अभी मैंने हारपो प्रोजेक्ट की बात की तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। वहाँ के जो कैंडिडेट्स अब तक मुंतखब हो चुके हैं उन्होंने किस हद तक अपनी जिम्मेदारी को सरअंजाम दिया? शुक्रिया बीबी आप और आपकी पूरी टीम का कि आपने रोंदू जैसे पसमानदा इलाके को जो कि आज तक हुकूमती और इंतजामी सतह पर हर तरह से नजरअंदाज रहा, आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। होना तो बीबी ये चाहिए था कि अब तक ये इलाका जिला बन चुका होता, इस इलाके में 2 हल्के बन चुके होते, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला का हम इस इलाके का कंपेयर करते हैं तो आबादी के लिहाज से भी, जैसे कि कैप्टन साहब ने भी कहा कि रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा एरिया है। तो ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमारे जो है मुंतखब नुमाइंदों की भी कोताहियां हो सकती हैं और इंतजामी और हुकूमती जो सतह पर बिल्कुल इस इलाके को नजरअंदाज किया गया। ठीक, इसके बारे में अगर मैं इस इलाके की आप डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करें, डिस्ट्रिक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की, तो मैं आपसे कुछ चीजें बता दूं, शेयर करूंगा। यकीन करें कि बीबी अगर यहाँ पे सब डिवीजन की भी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक 23 मानों में नहीं हुई है। आबादी इस इलाके की 72,000 से अबव है। एक तहसील है, 4 यूनियन है। अगर हम मौजे की बात करते हैं तो 5 मौजे हैं और 40 विलेजेस हैं। इस इलाके की हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है, एक सिविल हॉस्पिटल है 20 बेडेड, जिसमें डॉक्टर कभी कोई मेडिकल ऑफिसर मौजूद होता है, कभी नहीं होता है। कहीं कोई एलएमओ लेडी मेडिकल ऑफिसर मौजूद होती है, कभी वो भी अवेलेबल नहीं होती। ठीक हो गया। एक डेंटिस्ट होता है। तो यहाँ पे तो आपने चले बता दिया कि हुकूमती सतह पर भी इक़दामात सही से नहीं हो पाए और बाकी हर तरह से आपने बता दिया। या अब ये बताइए कि हाउ कैन दीज पॉसिबल, कैसे ये चीज़ें जो है ना वो मुमकिन हो सकती हैं? बिल्कुल बीबी, ये मुमकिन तब होगा जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे, आदो की उनके लिए मुश्किलात हैं, एरिया बड़ा है, मुख्तलिफ वैलीज पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदों को एडीपी से निकल के जो डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट है उनकी तरफ जाना होगा। जब तक यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी तौर पे हर डिपार्टमेंट अलग प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा डिपार्टमेंटली, तो इस इलाके ने तरक्की नहीं करना है। जैसे कि हमारे कैप्टन साहब ने एक बात की कि पूरा पाकिस्तान पसमानदा है और गिलगित बल्तिस्तान पसमानदा है, बिल्कुल है, लेकिन रोंदू अगर हम कंपेयर करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला से, एजुकेशन में हम देखें तो दीदी पूरी रोंदू में इस वक्त एक अप्रूव्ड हायर सेकेंडरी स्कूल है और एक अनअप्रूव्ड हायर सेकेंडरी स्कूल है। टोटल हाई स्कूल 20 से 25 जो है मिडिल स्कूल है अप्रूव, जिनमें से अक्सर में हाई स्कूल की क्लासेस चलाई जाती हैं। ठीक, 30 से 35 तक प्राइमरी स्कूल हैं। तो अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर कैप्टन सिकंदर साहब सारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब की जानिब में बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, सारी ये कैप्टन सिकंदर साहब ने भी वजूहात बता दी कि अभी तक क्यों नहीं पॉसिबल हो पाई ये चीज़ें, और अली नूर साहब ने भी जो है वो बता दी हैं। अभी आप मुझे ये बताएं कि हाउ दीज थिंग्स कैन बी पॉसिबल। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। मैं इस सिलसिले में अर्ज करूं कि कुछ काम हुए, लेकिन मेरे ख्याल में काम बहुत कम हुए हैं, या ये कि अभी बहुत करने की जरूरत है और बहुत कुछ हो सकता है रोंदू के लिए। और ये बाब बल्तिस्तान है, अगर बाब बल्तिस्तान जो है वो एक चेहरा होता है पूरे बल्तिस्तान का, मैं समझता हूँ इसको कुछ करने की जरूरत है। और एक बात जो अभी कैप्टन साहब ने बताई, सिकंदर साहब ने, एक दफा इन्होंने एक स्कीम रखी थी वाटर सप्लाई की,
काफी हद तक उसने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन आप अब भी मैं देख कर हाल ही में मैं तक गया था एक गाँव में। अब यकीन करें कि वहाँ पर जानवर और इंसान एक तालाब से पानी पीते हैं, और मैं आपको कैटेगोरिकली उस गांव का नाम बताता हूँ, उसकी वीडियो मेरे पास है, मैं वीडियो भी सेंड करूंगा। वो है जलमो तक का एक गांव है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि इस 21वीं सदी में भी लोग जो है साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। तो जो साबिका हमारे नुमाइंदे हैं, वज़ीर-ए-आज़म का अपना आबाई इलाका है, उसने कई दफा 2-3 दफा हुकूमत की है और मुंतखब हुए हैं, कैप्टन साहब भी हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से गाँव हैं अब जहाँ पर पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। और उसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने वहाँ एस्टिमेट लगाया तो कोई 6-7 लाख रुपए से उनका मसला हल हो सकता था। तो इस किस्म की चीजों में तवज्जो देने की जरूरत है। कैप्टन साहब मेरे भाई भी हैं, लेकिन ये कि उन्होंने कोशिश की होगी, हम ये नहीं कहते। अलबत्ता कुछ छोटी चीजें जो माइनर चीजें जिनकी वजह से जिनमें चंद लाख रुपए का खर्चा करके भी आवाम को फैसिलिटीज दी जा सकती थी, वो नहीं है। चलें, ठीक हो गया। अभी इसका जवाब तो कैप्टन साहब जरूर देंगे। अभी मैं एक और पॉइंट आप लोगों के सामने रखती हूँ। ये जो इलेक्शन की कैंपेन आप लोग स्टार्ट आप लोगों ने किए हुए हैं, आवाम को कुछ और बता रहे हैं, अंदर से कैंपेन स्टार्ट किए हुए, ये आवाम को धोखा देने की क्या जरूरत है? साफ साफ बताएं कि भाई हमने कैंपेन अभी स्टार्ट कर दिया है। क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, कंपेन तो लाजमी बात है। इलेक्शन के लिए वक्त कम रही है तो लोग अपनी कंपेन शुरू करेंगे। कोरोना की वजह से कंपेन में कमी आ गई है। अगर कोरोना ना होता तब तक भरपूर तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बताने की क्या जरूरत कि भाई ये कैंपेन नहीं किया जा रहा है, ये हम डिस्कशन हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से, कोई और मीटिंग है। ये आवाम को तो अभी इलेक्शन अभी आया नहीं, उससे पहले ये झूठ और ये इसका सिलसिला जारी है। फिर किसने कहा कि कोरोना की मीटिंगें हो रही हैं? कैंपेन जो है मैंने तो टोटल 2 गाँव में विजिट किया था अभी हाल ही में। एक स्टार्ट का किया था, एक युल्बू में किया हूँ, बाकी तो मैं अभी तक किसी गाँव में मैं पहुंचा नहीं हूँ। जरूर विजिट करें, आप देखें वहाँ पर अंदरूनी क्या बातें चल रही हैं और आवाम को क्या बताया जा रहा है। अली नूर साहब, लास्ट में आपकी जानिब बढ़ती हूँ। यहाँ पे आपने जिम्मेदारी गिनवाई के भाई से हमारे पॉलिटिशियंस की ये होनी चाहिए, हमारी हुकूमत की होनी चाहिए, तो आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर उनको ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं हो रहे तो आवाम क्या करे इस सिलसिले में? बहुत अच्छा सवाल किया दीदी आपने। अवाम की ही बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे नुमाइंदे का इंतखाब करे, वो ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करे, ऐसी पार्टी का इंतखाब करे जो हल्के से मुखलिस हो, अवाम से मुखलिस हो। कि सिर्फ याद न रखे कि एडीपी के जो 8 लाख 5 लाख रुपए आते हैं उनको कैसे डिवाइड करके खर्च करना है। वो कोशिश करे एनजीओ के थ्रू, जैसे कि वाटर की स्कीम है, वाटर के जो भी मसला है, प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चंद लाख का मसला है तो उससे लोगों को साफ पानी मिल सकता है। ये एनजीओ के थ्रू भी किया जा सकता है। इसके अलावा डिपार्टमेंटली हम एजुकेशन सेक्टर में जब कॉलेज स्कूल लेवल की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटली पाकिस्तान के दीगर अजला में डिपार्टमेंट फंक्शनल है, वो अपने स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, स्कूल कॉलेजेस बना रहा है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो एनजीओ भी अप्रोच करती हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, और डिपार्टमेंट भी इसमें जो है बहुत भरपूर किरदार अदा कर सकता है। अवाम को चाहिए कि वो नुमाइंदे की सिलेक्शन में बरादरी के बेस पे नहीं, और अच्छी मंशूर के साथ जो भी पार्टी आती है, जो भी कैंडिडेट आता है, जो रुंदू के लिए काम करे उसे मुंतखब करे। ठीक हो गया। लास्ट में कैप्टन सिकंदर साहब क्या कहना चाहेंगे? अभी तो डॉक्टर साहब ने जो पानी का मसला है वो भी उठाया, अली नूर साहब ने जो स्कूल्स और कॉलेजेस का इशू बताया वो भी, और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके हवाले से भी बताया। तो लास्ट में आप क्या कहते हैं? देखिए महविश, मुझे आप थोड़ा टाइम दें, इनको आपने ज्यादा दिया है। अच्छा जी, बिल्कुल। हजरात मेरे समझिए, ठीक है ना? तो आपने यानी कि राय साहब भी नहीं आए, हालांकि मैं ढूंढ के आया हूँ। इस वक्त मैं 10,500 की फुट बुलंदी पे हूँ और सिग्नल में ढूंढ के आपके प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर मैंने काफी मुसाफिर। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राय साहब को भी आना चाहिए था। आपने कहा था नजब साहब, डॉक्टर साहब और अलीनूर भाई का, तो मुझे आपने जिक्र भी नहीं किया। जी जी बिल्कुल। वो दोनों नहीं है। चलो ये भी मेरे आपके एक गरीबी वो है। तो मैं ये कहूंगा, देखें मैंने पहले भी कहा, मैंने ये नहीं कहा कि 100% है, मैंने कहा 95% जो है मैंने सारे जो है मेरे हाथ से हुए ये 2 अदवार में
वाटर सप्लाई भी, रोड्स लिंक भी, ब्रिजेस मैंने आरसीसी बनाए हैं। डॉक्टर्स जैसे अलनूर ने कहा, इस वक्त भी 3 डॉक्टर है और एक लेडी डॉक्टर मौजूद है। इस्टक में एक डॉक्टर है, तोरनिक में एक डॉक्टर है। ये बात नहीं है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का नाम भी मैं दे सकता हूँ। तो लेकिन बेशक मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इलाका बैकवर्ड रहा है, बैकवर्ड है अब भी। पूरा पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह पाकिस्तान के देहात इस तरह है, इस तरह तो अल्लाह के फजल है कादी हमारी जो है ना कोशिशों से। हमने सिर्फ, हमारे पास 5 करोड़ की एडीपी होती है, 5 करोड़ पर साल की, लेकिन हम डिपार्टमेंटल, जैसे अलनूर ने कहा कि डिपार्टमेंटल मैं ला रहा हूँ। तमाम को मैं लाइटिंग दे रहा हूँ। इतने बड़े एरिए को 120 किलोमीटर पे फैला हुआ हल्का है, जहाँ मैंने ट्रांसमिशन लाइन्स देनी है, वहाँ मैंने अस्पताल देने हैं, अलग अलग छोटे छोटे स्केटेड गाँव हैं, उनके लिए डिस्पेंसरीज देनी है। फर्स्ट एड पोस्ट नहीं है, A क्लास डिस्पेंसरी, C क्लास डिस्पेंसरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, और इस तरह जो है मैं जो है पूरा काम कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन मेरे दौर में बना है जब मैं एडवाइजर था। अच्छा, अभी डिस्ट्रिक्ट भी कादीना से मंजूर है, फंडिंग है इस साल के लिए 12.5 करोड़ की वजह मुख्तस है बजट में, लेकिन कोरोना की वजह से ये सारी एक्टिविटीज जो है कम हो गई। इस साल मैंने गर्ल्स कॉलेज किया हुआ है, ये अप्रूव है, अभी टेंडर होगा, और अल्लाह आपको खैर करे। मिडिल स्कूल्स हैं, अच्छा रोड्स हैं, तमाम वैलीज मैंने पहले भी अर्ज किया, तो वो सारे बिजली। इस वक्त कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ कोई बिजली से महरूम रहा हो। साहब ने कहा एक गाँव है, स्पेसिफिक एक गाँव है जिसका इन्होंने मेंशन किया, उसमें है वो वाटर सप्लाई, लेकिन वो मेरा कसूर नहीं है। मैंने हालिया अभी इन्हीं दिनों में, कल मैं इस्टक में था, इसी जगह में 2 दिन में वहाँ रहा हूँ, तफसीली मैंने दौरा किया है। वो हल्का आलम की वोटर्स वजीर अजम साहब के सादिक एमएनए के, लेकिन मैंने तफसीली 2 दिन का विजिट किया है। हर इलाके में मैं जा रहा हूँ और मैं ये नोट कर रहा हूँ, तो मेजर जो काम हुए वो अल्लाह के फजल से इस दौर में हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस तरह कोई आइडियल सिचुएशन हो, सब कुछ हो, तो वो मुमकिन नहीं है। छोटे से पाकिस्तान। ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया। डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब, लास्ट में ये बताइएगा कि आपने भी तो कोई प्रोजेक्ट लाया था, वो प्रोजेक्ट क्या था और किस हवाले से सक्सेसफुल रहा या क्या सिचुएशन बनी उसकी? मुझसे पूछ रही? जी डॉक्टर शरीफ साहब। हेलो जी, मैं तो अभी नया आया हूँ सियासत में, 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको पता है कि रुंदू के लिए मैंने 250 बेड की अप्रूवल वजीर उमूर कश्मीर से लिखवा कर चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने मार्क किया था कि पीएसडीपी में इस साल के 2020 के पीएसडीपी में इसकी TC1 बनाने के लिए पुटअप करें। मैंने उसको जो है जाकर चीफ सेक्रेटरी से कराकर प्लानिंग डिवीजन में इन करा दिया है। अब ये पाइपलाइन में आ चुका है, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह 250 बेड अगर न भी बना तो कम से कम ये 200 तक और 150 तक तो जरूर बनेगा रुंदू के आवाम के लिए, और ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आवाम नुमाइंदे को मुंतखब करें तो वो देखें कि उसकी विजन कितनी है। अगर उसके अंदर कोई विजन है इलाके के लिए मेगा प्रोजेक्ट के अलावा, जिस तरह अलनूर ने बताया कि कुछ एनजीओ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, जो छोटे मसाइल होते हैं जैसे पानी का मसला है, दीगर है, उसके लिए हम एनजीओ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अलबत्ता मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हमें काम करने की जरूरत है। रुंदू को अभी 4 यूनियन ये शुरू से है, मैं कह रहा हूँ इसको 8 यूनियन बनना चाहिए, और एक एमएनए का हल्का बहुत बड़ा ये हल्का बनता है। वाकई एक एमएनए इसके लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए इसको कवर करना। तो कम से कम यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी चाहिए। ठीक हो गया। इंशाल्लाह अभी पीटीआई की हुकूमत आएगी तो हमारी कोशिश होगी कि रुंदू में कम से कम 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हों और कम से कम 8 यूसीज हों। उस हिसाब से आवाम को उनके डोर स्टेप पर वो हो जाए, और इसके अलावा एक डिग्री कॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। लास्ट में अली नूर साहब, आप क्या मैसेज है आवाम को इस प्रोग्राम के जरिए से? आप नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, क्या करें, क्या होना चाहिए? जी बेबी, बिल्कुल आवाम के लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि जो वोट है वो इंतहाई कीमती है। इसे ये ना समझे कि भाई एक वोट ही देना है, 5 मिनट के लिए अंदर अंदर उसको
ये आपकी नस्लों का सौदा है। आपने अपने इलाके को संवारना है, बिगाड़ना है, ये डिपेंड करता है आपके वोट पे। आप बेहतरीन नुमाइंदे का इंतखाब करें, बेहतरीन पार्टी के इलेक्शन में काम करें, जिसके पास विजन हो, जिसके पास आपके इलाके को आगे लेके जाने के लिए, तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल कराने के लिए सलाहियत रखते हो, ऐसे नुमाइंदों का इंतखाब करें ताकि हमारा ये इलाका जो गेटवे ऑफ पाकिस्तान है दिगर अजला के कम अज कम बराबर खड़ा हो जाए। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब को कोट करूंगा कि बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि 2 हल्के बिल्कुल बनने चाहिए। हमें जब तक 2 हल्के झुंडू में नहीं बनते हैं, इस इलाके को जो है दिगर अजला के दिगर इलाकों के बराबर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमको मिलके फाइट करना होगा। ओके कैप्टन सिकंदर साहब, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने थोड़े बहुत अपने प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर मेंशन किए कि आपने जो लोड शेडिंग का भी आपने प्रॉपर बताया, पानी के इशू का भी आपने बताया और रोड के हवाले से भी बताया। लास्ट में फिर मैसेज क्या देते हैं? अभी इलेक्शन नज़दीक है और आप क्या मंशूर लेकर आवाम के सामने जाएंगे फिर? मैं यही कहूंगा कि ठीक है, इंसान मतलब तो कोई भी नहीं है, विजन भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी मुल्क की मैशियत कमजोर है, उसके हिसाब से होगा। अभी इफात इन्होंने कहा कि जोश को भी, लेकिन अभी इफात कोई प्रोग्राम है बहुत हाई लेवल पे उसको लॉन्च किया गया है, वो रुंदू में भी है। इस तरह के जहाँ बेसिक जो एडिटीज हम कर नहीं पाते हैं, वो अभी इफात जो है उसको जो बंजर जमीन है, जो अहम हमारी मैशियत ज़राअत है, जितनी भी हजारों एकड़ कनाल जमीन लाखों में कहूँगा, वो इस वक्त इंशाल्लाह हमने उस प्रोग्राम इफात प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो कि करोड़ों का है और जिसमें हमने चैनल्स निकाल रहे हैं और जो गैराबाद जमीन है, जो बंजर जमीन है, उसको काबिल काश में लाना है। तो ट्रैक्स हम बना रहे हैं जो दूर दराज इलाके वहाँ रोड्स बना रहे हैं, चैनल्स जो है हम उसको कर रहे हैं। यकीनन आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक आइडियल है सिचुएशन आइडियल नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, दिल लगा के खुद से मैंने मेहनत की है इस इलाके की तरक्की के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस हल्के 2 जो है इस वक्त शिगर हमसे दुगना आबादी में बड़ा है, वहाँ 2 नहीं हुए है। कोशिश हमारी जरूर है कि हमारे हल्के भी 2 यूनियन काउंसिल बढ़े, लेकिन मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब को, मेरे भाई जी है कदम है, उनको ये कहूंगा कि 200-250 बेड का जो हॉस्पिटल है वो अगर अमल दरामद हो जाए तो मैं कहूंगा कि मैं अपने भाई को शाबाश दूंगा। चलिए ओके ठीक, कोशिश है बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगा गलत किया है, लेकिन एक मुमकिन मुझे 10.5 नजर नहीं आ रहा है, उसको हम सब अगर मिल के हम कोशिश करें तो फिर जरूर पॉसिबल होता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी जो हल्के की हमारी एक तस्वुर हो सकता है, हमारी एक ठीक हो गया। बाकी यहाँ जो है मैं ये भी कहूंगा कि हालिया दिनों में इधर सिकरदू में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ जो है कि लैंड माफिया की वजह से हुआ। रुंदू के कुछ गरीब अफराद थे जिनके 10-12 गिराने थे, उन्होंने वो जमीन ली थी और उस पे जो है वहाँ के जो मुकामी जो चंद लोग जो साजिशी लोग थे, माफिया के लोग थे, उन्होंने उनको बाहर भगाया, वहाँ नाखुशगवार वाक़या पेश आया। और आगा अली साहब जो है ना, एक वहाँ के उलमा है, आपने नाम सुना होगा, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में मेरी जो है सियासी मुखालिफत की बिना पर जो मुझ पे इल्जाम लगाया, इस वसातत से आपकी वसातत ये टॉपिक से हट के मैं माजरत को आऊँ, लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ, नए पूरे सुन रहे हैं, पूरे सिकरदू के बल्दिस्तान के जीबी के अवाम, ये मैं बताऊंगा आगे साहब को, आप एक ये न कहें बगैर तहकीक के किसी पे इल्जाम लगाना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है, इखलाकी और कानूनी एक जो है ना गलती है, जो कि मैं आप चाहूंगा कि मैं उसके कानून के उस पर भी जाऊं, लेकिन ये साथ ही ये आउट ऑफ था, लेकिन मैंने ये जसारत किया और ये मैं कहूंगा इंशाल्लाह रुंदू अगली दफा भी मैं कामयाब होऊंगा। भारी एक्सपीरियंस से जो आवाम मुझे मैं देख रहा हूँ, मैं अभी दौरे में हूँ उस वक्त, मैं कैंपेन में नहीं हूँ, कैंपेन हमारी जब शेड्यूल ऐलान होगा कैंपेन होगी। मैं सरकारी ओहदा रखता हूँ, मैं इस वक्त दौरे पे हूँ, सरकारी दौरे पर मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, उनकी मुश्किलात में नोट कर रहा हूँ और उनके हल के लिए मैं कोशिश। ठीक हो गया सिकंदर साहब, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। आप तीनों का यकीनी है और नुमाया जो है ना जिला बन के जो है ना हम इसको
जीबी के सामने लाएंगे इंशाल्लाह। महवीज बहुत शुक्रिया, बहुत ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइन अस। नाज़रीन, यहाँ पर तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर कैप्टन सिकंदर साहब ने कहा कि मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सिग्नल ढूंढ के मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। तो जब वो प्रोग्राम में इस सिचुएशन में आ सकते हैं तो फिर राजा नासिर साहब तो फिर मैं यहाँ पर मुनासिब नहीं समझती कि फिर मैं वो रीज़न वगैरह सारे बयान करूँ। तो ये हर जो है कैंडिडेट को खुद समझना चाहिए कि जब वो मैदान में आता है, आवाम के सामने होते हैं, तो फिर कौन कौन सी जिम्मेदारियां जो है ना संभालनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल एक्ट जो है ना शो नहीं करना चाहिए। और बाकी सिकंदर साहब ने बात कही कि एवरीथिंग कैन नॉट बी पॉसिबल, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप काम चल सकता है, इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। और डॉक्टर शरीफ साहब ने भी कहा कि मैं भी प्रोजेक्ट्स में, चूँकि अभी हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, इक़्तिदार में मैं नहीं हूँ, मेरी कोई यहाँ पर अभी इस तरह से वो नहीं है, 6 महीने हो गए सिर्फ अभी मैदान में आए हुए, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा हूँ। तो बाकी अली नूर साहब ने भी अपने वहाँ एरिया के मसाइल हमारे सामने रखे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब भी मिलकर जो सही असल में हकदार है, जिसको मैदान में लाना चाहिए, जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं, उसको ज़रूर सामने लाएं, उसको सपोर्ट करें और उसका साथ दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।